लगभग 1,30,000 के पास आ गए हैं। क्या दूसरी लहर को खत्म होते हुए देख रहे हैं आप? कब तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी? आप किस तरह से इसे परख रहे हैं डॉक्टर गुलेरिया? अगर हम देखें तो ये लगता है कि अब दूसरी लहर जो है वो अपने वो गुजर चुकी है काफ़ी हद तक हमारे देश पे, और ओवरऑल हमारा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। कुछ ऐसे राज्य हैं साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे अभी भी केसेस जो हैं काफ़ी हैं, तो वहाँ पर भी आस्ता आस्ता अगले 2 हफ्ते में केसेस कम हो जाने चाहिए। तो मेरी उम्मीद है कि इस महीने के आखिरी तक हमारी जो ये लहर है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और उसके बाद हम सब लोगों को जो हमने पीछे गलतियां की हैं उससे सीखना चाहिए कि अगर केसेस कम हो गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कोविड खत्म हो गया है। वायरस अभी भी हमारे बीच में है, इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ नहीं इकट्ठी करना, 2 गज की दूरी रखना, वो और भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब करेंगे तो हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। क्या सही में तीसरी वेव आ सकती है? क्या तीसरी वेव का कोई साइंटिफिक आधार है? लोगों के मन में कई सवाल हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे जब हम ब्रिटेन की हालत देखते हैं तो अक्टूबर में सेकेंड वेव और अब जून में एक थर्ड वेव वहां पर आने की शुरुआत हो गई है। क्या भारत में तीसरी लहर आने का कोई साइंटिफिक बेस है डॉक्टर गुलेरिया? अगर हम रेस्पिरेटरी वायरसेस की बात करें तो हम यही देखते हैं कि वो वेव्स में ही आती हैं, और अगर हम 1918 की बात करें, जब पैंडेमिक हुआ था जिसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी, तो बाद में एक थर्ड वेव भी आया था, लेकिन थर्ड वेव के जो केसेस थे या डेथ्स थी वो सेकेंड वेव के मुकाबले बहुत कम थी। और हमने पहली बात इससे पहले भी देखा है कि जो हम और आउटब्रेक्स होते हैं रेस्पिरेटरी वायरस के, वो यूजली वेव्स में आते हैं। और ये भी समझना चाहिए कि वेव्स ये क्यों होती हैं। अगर हम देखें तो जब हमारे केसेस ज़्यादा हुए तो हमने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, लोग भी डर गए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा होने लगा, कई फंक्शंस कैंसिल हो गए। अब जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं ये सब चीज़ें खुल रही हैं, तो फिर से एक वायरस को मौका मिलता है फिर से फैलने के लिए, और फिर केसेस बढ़ने लगते हैं और एक और वेव आने लगती है। तो इसको रोकने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ नहीं इकट्ठा हो, और हम अपना लॉकडाउन ग्रेजुअल करें, अनलॉकिंग ग्रेजुअली करें, तो तभी हम इस थर्ड वेव को रोक सकते हैं, या उसको आने या उसकी जो पीक है उसको कम कर सकते हैं। यूके में सर फिर भी थर्ड वेव आया, लॉकडाउन, उन्होंने भारत जैसे देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। यहां से कोई जा ही नहीं सकता वहां पर। वैक्सीनेशन बहुत तेजी से कर रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके थर्ड वेव का आना, ये क्या बताता है? हमें ये समझना चाहिए कि जैसे हम अपनी तरफ से वायरस से लड़ रहे हैं, वायरस अपने सर्वाइवल के लिए हमारे हमसे लड़ रहा है, तो वायरस भी यही कोशिश कर रहा है कि एक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म वो बनाए जिससे वो लोगों को इन्फेक्ट कर पाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी हम एक वैक्सीन की, एक सोशल वैक्सीन समझ के उसको भी इम्प्लीमेंट करें। तीसरी वेव से बच्चों को कितना खतरा है? और ये बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे बहुत संक्रमित होंगे, कोई साइंटिफिक आधार इसका है और इस पर आप क्या कहेंगे? तो अगर हम पूरा डेटा देखें, ग्लोबल डेटा देखें, या पहली वेव या दूसरी वेव का डेटा देखें, उसमें ये क्लियर है कि जो ज़्यादा एडमिशन्स हैं वो हायर एज ग्रुप में और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है उनमें ही हुआ है। बच्चों में इन्फेक्शन हुआ है, फर्स्ट वेव में भी हुआ है, सेकेंड वेव में भी हुआ है, ग्लोबली भी हुआ है, लेकिन ये देखा गया है कि बच्चों में जो है सीवियर इलनेस नहीं देखा जाता। यूजली बच्चों में माइल्ड इलनेस होता है, वो बिना दवाई के या सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। इस वेव में भी हमने यही देखा कि जो बच्चे एडमिट हुए थे उनको या तो कोमॉर्बिडिटीज थी, मोटापा था, या कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे थे, या और कोई कोमॉर्बिडिटी थी, इसके कारण उनको सीवियर इलनेस हुआ। तो ये हमें ये क्लियर एविडेंस है कि जो कोरोना वायरस है वो बच्चों में माइल्ड इलनेस करता है, और इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया, तो हमें ऐसा नहीं डरना चाहिए कि अब वायरस एकदम बच्चों के लिए चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने कहा कि अभी अगर हम देखें तो ये लोग सोचते हैं कि बच्चे जो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनको बचा के रखा है, ना उनको वैक्सीन मिल रही है। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें देखें तो लोग ये सोचते हैं कि अब अगर वायरस फैलेगा तो उन लोगों में फैलेगा जिनको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ, और जो अभी तक बचा के हमने रखे थे, जो बच्चे हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि शायद बच्चों में ज़्यादा केसेस हों। पर बच्चों में अगर वायरस ज़्यादा हुआ तो वो माइल्ड इलनेस ही होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हमें ज़्यादा लोगों को एडमिट करना पड़ेगा।
सर अब वैक्सीनेशन पर जरा आते हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी कहा कि हम बच्चों को, अब वैक्सीन भी नहीं है उनके लिए। बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है, क्या बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है और कब तक ये वैक्सीन बन जाएगी? आज ही फाइजर की एक वैक्सीन को यूके में अप्रूवल मिला है, तो यूके के अप्रूवल स्टैंडर्ड्स को अपनाते हुए जो फाइजर की वैक्सीन है, क्या हम इंडिया में भी उसे अपनाएंगे? क्या इंडिया में भी उन्हीं मानकों के आधार पर उसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा? और बच्चों की वैक्सीन पर आप क्या बताएंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो अगर हमें पैंडेमिक से निकलना है तो बच्चों को वैक्सीनेट करना ज़रूरी है, और बच्चों भी एक ग्रुप है जिनको वैक्सीनेट करना पड़ेगा हमें। और ऑलरेडी भारत में भी ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत बायोटेक का भी ट्रायल चल रहा है, तो 2 साल से 18 साल की उम्र में बच्चों में वैक्सीन की ट्रायल शुरू हो गई है, और उम्मीद यही है कि सितंबर तक इसका डेटा भी आ जाएगा और अप्रूवल भी मिल जाएगा। बच्चों को अगर हमें प्रायोरिटाइज करना है तो अभी भी हायर ओल्डर एज ग्रुप या कोमॉर्बिडिटीज जो है उनको पहले वैक्सीन लगनी चाहिए एज कंपेयर टू चिल्ड्रन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बच्चों में यूजली माइल्डर डिजीज होती है, ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनमें सीवियर डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को पहले वैक्सीनेट करना चाहिए, उसके बाद हम बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। जो फाइजर की वैक्सीन की बात है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी, पर जैसे उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है कि अगर आपके ईयूए मिला हुआ है यूके से, यूएस से या डब्ल्यूएचओ से, तो तब ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद तो यही है कि उसी बेसिस पे बच्चों के लिए भी फाइजर वैक्सीन की क्लियरेंस भारत में भी मिल जाएगी, लेकिन ये डिसीजन तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को लेना है। सर बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे जो भी घर पे होंगे, और सबको ये लग रहा है कि उनके स्कूल कब खुलेंगे। आपको इस पर क्या लगता है, आपका क्या टेक है? अब क्योंकि अब ये तीसरी वेव और उसकी डर की वजह से क्या ऑनलाइन क्लासेस ही होते हुए देख रहे हैं अभी आप इस साल? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। एक, बच्चों को प्रोटेक्ट करना कि उनमें इन्फेक्शन ना हो, और दूसरा ये है कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो, उनकी पूरी डेवलपमेंट प्रॉपर हो। और कई मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन ना हो या उनके घर में कंप्यूटर नहीं हो, तो वो फिर रह जाते हैं और वो उनकी पढ़ाई जो है वो पीछे रह जाती है। इसके अलावा स्कूल में और कई चीज़ें हैं जो बच्चे गेन करते हैं, चाहे वो मिड डे मील हो, चाहे वो एक सोशल डेवलपमेंट हो, या फिर और कई चीज़ें हैं जो मेंटल स्ट्रेस है, घर में बैठे बैठे कई लोग कहते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन भी होने लगी है बच्चों में। तो इसलिए स्कूल खोलना भी ज़रूरी है, लेकिन इस तरह से खोलना चाहिए कि जिससे इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम हो। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे हम ये कर सकें कि कुछ हद तक स्कूल खुल जाए। हो सकता है कि आधे बच्चे एक दिन आए, आधे दूसरे दिन आए, या सबकी स्क्रीनिंग हो आते समय। लेकिन कुछ महीनों बाद, अभी केसेस हमारे तो ज़्यादा हैं, सेकेंड वेव पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, पर कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आस्ता आस्ता हम स्कूल्स भी कुछ हद तक शुरू करें, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है बच्चों की, उनकी एजुकेशन काफ़ी सफ़र कर रही है। बिल्कुल सर। अब ओवरऑल वैक्सीनेशन पर जरा आते हैं सर। क्या वैक्सीन की कमी देश में है? जैसा कई राज्यों में वैक्सीन सेंटर्स में हमने देखा सर ताला लग गया, क्या संपूर्ण देश को वैक्सीन लग पाएगी और कब तक लग पाएगी? सरकार दावा कर रही है कि 31 दिसंबर तक हम संपूर्ण वैक्सीनेशन पूरे देश का कर देंगे। अभी तक जो हालात हैं, डबल डोज सिर्फ 3.4% को पड़ा है। भारी आबादी है, 180 करोड़ को देना होगा। अगर हम 60-70% हर्ड इम्यूनिटी चाहते हैं तो 180 करोड़ डोज चाहिए। क्या आपको ये मुमकिन होता हुआ देख रहे हैं आप? अगर हम आज की बात करें तो हाँ, अगर हम ये कहें कि 18 साल से उम्र, सब बड़े उम्र की सब लोगों को हमें वैक्सीन देनी है, तो इतनी वैक्सीन डोजेज तो हमारे पास नहीं है, और इसलिए हमें एक प्रायोरिटाइज करके ग्रेडेड वैक्सीन रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। और ये भी उम्मीद है कि जुलाई के सेकेंड हाफ तक हमारी वैक्सीन डोजेज जो है एकदम बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो इंडिया में वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, उनकी जो नए प्लांट्स उन्होंने जो लगाए हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगे, उससे डोजेज एकदम ज़्यादा हो जाएंगी। स्पुतनिक की भी प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगी, और कई और कंपनीज जो जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग है मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 4-6 हफ्ते में थोड़ी बहुत वैक्सीन की शॉर्टेज रहेगी, क्योंकि हम जो हमारे पास जो डोजेज हैं वो सब लोगों के लिए नहीं है, और इस टाइम में हमें प्रायोरिटाइज करके जो
जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। जुलाई तक हमारे पास इनफ डोजेस आ जाएंगे और तब भी हम एक ग्रेडेड मैकेनिज्म में सब लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। टारगेट तो यही है कि हम रोज की 1 करोड़ वैक्सीन कर पाए जुलाई के एंड में। अगर हम ये कर पाएंगे तो दिसंबर तक हम सिग्निफिकेंट लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। सर, गैप क्यों बढ़ाया गया है वैक्सीन के बीच में? क्या वाकई ये ज्यादा इफेक्टिव होने के लिए है, या वैक्सीन की कमी जिसका हम सामना कर रहे हैं, जो सामने सच्चाई है, उसकी वजह से ये गैप बढ़ाया गया है? विपक्ष का यही आरोप है। डॉक्टर के तौर पर आप क्या कहेंगे? तो अगर हम देखें तो गैप सिर्फ कोविशील्ड के लिए बढ़ाया गया है। कोवैक्सीन का गैप उतना ही है, 4 से 6 हफ्ते का। कोविशील्ड का जो गैप बढ़ाया गया है वो बेसिकली जो साइंटिफिक डेटा आया है फरवरी मार्च में, उसके बेसिस पे बढ़ाया गया है। दिसंबर में जब यूके में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था तो उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपना सेकंड शॉट जो था वो 12 हफ्ते कर दिया था। कोविशील्ड का भी, जो उनका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, और फाइजर की वैक्सीन का भी। तब उनके पास डेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर आस्ता आस्ता डेटा कलेक्ट करके फरवरी में ये दिखाया कि उनके जो जो लोगों को सेकंड शॉट 12 हफ्ते के बाद दिया गया था उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा थी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज ज़्यादा बनी थी।